नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और फीमेल प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है एडिनोमायोसिस। ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल और इसके बारे में आज हम बात करेंगे वीडियो में कि एडिनोमायोसिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या होते हैं, इसके बारे में पता कैसे चलेगा और इसके ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव है या नहीं है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एडिनोमायोसिस क्या होता है, इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा इन शॉर्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूट्रस के लेयर्स की, तो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहली जो आउटर लेयर जो होती है, जिसे हम पेरीमेट्रियम भी कहते हैं, यानी जिसे सिरोसा भी कहा जाता है, और जो सेकंड लेयर होती है, जो मसल लेयर होती है, उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे इनर लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो ये तो यूट्रस की लेयर हो गई, या इन जो आपकी गर्भाशय हैं उसकी 3 परत होती हैं। अगर इसको मैं आम जो फल होता है उसके अकॉर्डिंग समझाऊँ तो बहुत इजी होगा आपके लिए समझने के लिए। उसकी भी 3 लेयर हुई। जो सबसे ऊपर वाला एरिया हुआ, यानी जो छिलका हुआ, उसे पेरीमेट्रियम समझ लीजिए। जो अंदर जो गुदा हुआ उसका, यानी जो काफ़ी ज़्यादा भाग में होता है, तो आप उसको मस्कुलर लेयर समझिए, जो आपकी गर्भाशय की है, मायोमेट्रियम। जो अंदर जो आपकी जो गुठली होती है आम की, आप उसे यूट्रस समझ सकते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर समझ सकते हैं। तो ये मैं क्यों एग्जांपल दे रही हूँ ये मैं आपको भी आगे बताती हूँ। तो ये जो यूट्रस की लेयर होती है, तो जब आपकी डेट आती है, यानी जब आपका हर महीना जब पीरियड्स आते हैं, महीना आता है, माहवारी कहते हैं जिसे, तो इस समय में जो अंदर की लेयर होती है, एंडोमेट्रियल लेयर्स, ये हर महीने शेड ऑफ होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंसीव नहीं करते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अगर आपने गर्भधारण नहीं किया है, तो आप जो ये लेयर होती है वो शेड ऑफ हो जाती है। कैसे? आपको, यानी शेड ऑफ होना मतलब आपकी डेट आ जाती है, आपका जो ब्लीडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग के साथ साथ क्लॉट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं एडिनोमायोसिस के बारे में। एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जैसे मैंने 3 लेयर की बात करी है, तो जो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है, तो वो कहाँ पे बननी शुरू हो जाती है? जो सेकेंड लेयर जो है, मायोमेट्रियम, यानी एक मसल लेयर होती है, यहाँ पे मसल्स की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो मसल्स की जो लेयर होती है, तो इस लेयर में आपकी जो एंडोमेट्रियल जो सेल्स होते हैं, वो वहाँ पे थोड़े इकट्ठे होते हैं, और फिर वो वहीं पे लाइनिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है, वो अंदर सेकंड लेयर में बननी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा? वो वहीं पे एक्यूमुलेट होने लग जाती है, इकट्ठा होने लग जाती है। इसकी वजह से जो यूट्रस का साइज़ है वो भी बड़ा होता जाता है। ठीक है, वो फिर एक मास के रूप में भी कई बार आपको अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ आता है कि मास फॉर्मेशन हो गई है। उसके अलावा यूट्रस बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है, यूट्रस में स्वेलिंग भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो लेयर है वो बढ़ती जा रही है, वहाँ पे जो लाइनिंग है वो इकट्ठी होती जा रही है, उसकी वजह से जो उसका साइज़ है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एडिनोमायोसिस है। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या, कि जो लाइनिंग जो होती है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, वो किसी वजह से, या तो वहाँ वो टूट गई है वो लाइनिंग, या फिर किसी भी रीज़न से जो लाइनिंग है वो अपनी सही जगह पे ना बनते हुए सेकंड लेयर में बनने लगी है, जो कि मसल लेयर होती है यूट्रस की। तो उसे हम, इस कंडीशन को एडिनोमायोसिस कहते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें कि क्या लक्षण होते हैं, तो सबसे पहला लक्षण तो यही आएगा कि यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, हैवी फ्लो होगा बहुत ज़्यादा। उसके अलावा क्या, यानी जब वो हैवी फ्लो होता है तो उसके साथ साथ उसको क्लॉटिंग भी होगी। उसके अलावा उसको डिस्मेनोरिया, जैसा मैंने बताया कि पीरियड्स के टाइम में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, उसको हैवी पीरियड्स के साथ साथ दर्द होना, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, ये होगा। उसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स, यानी जब भी वो संबंध बनाएंगे तो या तो उस समय उनको दर्द होगा, या फिर उसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा।
एक ये भी लक्षण देखने को मिलता है। इसके अलावा कमर दर्द, नौजिया यानी उल्टी जैसा मन लगने लगना, हमेशा उल्टी बहुत ज़्यादा होना, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये लक्षण होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कुछ टाइम से पीरियड्स बहुत हैवी हो रहे हैं और इतने ज़्यादा दर्द हो रहा है कि हमें एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, या फिर बिना पेन किलर के जो हमारा दर्द है वो कम नहीं होता है। तो ये एडिनोमायोसिस के लक्षण हैं। और एक और सिम्टम आपको खुद फील होगा कि जो आपका पेट वाला एरिया है, जैसे गर्भाशय का साइज़ बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका पेट भी थोड़ा फूला फूला सा रहने लगेगा और नीचे की तरफ हो सकता है हल्का सा बेंड यानी लटका हुआ भी आपको फील हो, यानी भारीपन महसूस हो आपको लोअर एब्डोमेन एरिया में। तो लोअर एब्डोमिनल एरिया में जब आपको भारीपन महसूस होगा तो वहाँ पे दर्द भी महसूस आपको हो सकता है। तो ये आपको एडिनोमायोसिस के लक्षण हैं। अगर हम कारणों की बात करें तो कारण में एज फैक्टर भी होता है कि 40 से 45, यानी आप ये मान के चलिए 35 भी हम मान के चलते हैं कि 35 से 45 के एज ग्रुप में ज़्यादातर होती है महिलाओं को ये प्रॉब्लम। इसके अलावा जिन महिलाओं का पहले टीएनसी करवा रखा है, अबॉर्शन हो रखा है उनका पहले, या मिसकैरेज हो रखा है, तो उन महिलाओं को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क फैक्टर में होती हैं वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं महिलाओं को होता है, लेकिन वो महिलाएं रिस्क फैक्टर में ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को जैसे जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से है, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, तो आगे चल के उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है और इनफर्टिलिटी की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम आती है, यानी जहाँ पे माहवारी की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे वात यानी अपान वायु का रोल ज़रूर होता है। अपान वायु का क्या काम होता है कि वो आपके जो फ्लो है उसको एक फ्लो यानी फ्लो को डायरेक्शन देने में हेल्प करता है, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छे से हो उसमें हेल्प करता है। लेकिन अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इम्बैलेंस है, अगर फ्लो में इम्बैलेंस है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे आपका वायु का प्रकोप है, वायु इम्बैलेंस हो गया है। इसके साथ ही साथ आपको दर्द बहुत ज़्यादा है, क्लॉटिंग हो रही है, तो वहाँ पे पित्त और कफ का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं इसके? आपकी लाइफस्टाइल। आजकल की लाइफस्टाइल हमारी बहुत ख़राब हो गई है। हम ना हमारे कोई सोने का टाइम है, ना हमारे कोई खाने का टाइम है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती हैं, ये प्रॉब्लम्स। उसके अलावा एक और जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम जब खाना भी खाते हैं तो हम अच्छी चीज़ें नहीं खाते, हम न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं खाते। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा बनाए जो कि बहुत जल्दी बन जाए। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी बन जाए, तो इसमें आप हेल्दी चीज़ें ट्राई कीजिए जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक हो। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ पेशेंट्स को एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस इन दोनों में मतलब कोई सिमिलैरिटी लगती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंडोमेट्रियोसिस की वीडियो है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि उसमें जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो यूट्रस के अंदर ना बन के यूट्रस के बाहर बन जाती है। वो फेलोपियन ट्यूब में बन सकती है, आपके गर्भाशय के पीछे बन सकती है, ओवरीज में बन सकती है, तो वो एंडोमेट्रियोसिस होता है। उसमें क्या होता है कि जो उसमें जो वो क्लॉट्स बन रहे हैं, जो हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन वो जो लेयर होती है वो बाहर फॉर्म होती है। इसके अलावा जो एडिनोमायोसिस है, इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें जो लेयर है वो यूट्राइन जो लेयर्स होती हैं वो उसके अंदर ही है, यूट्राइन कैविटी के अंदर ही है। वो अंदर कहाँ है? जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो वहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर के पास नहीं बन रही है, वो कहाँ बन रही है? सेकेंड लेयर में। जो यूट्रस की सेकेंड लेयर है मायोमेट्रियम, वहाँ पे बन रही है, जो मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, तो ये इस दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसे पता चलता है इसके बारे में कि हमें एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है, तो सबसे अच्छा है इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड अगर करवाते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि आपको एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके अलावा अगर उसमें भी नहीं पता चल रहा तो हम एमआरआई भी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और कुछ नहीं पता चल रहा तो एमआरआई भी हम एडवाइस करते हैं। लेकिन बेसिकली अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, यूट्रस का साइज़ कैसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है या नहीं है, उसमें मास फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके डायग्नोस्टिक उसमें लिखा हुआ आ गया है रिपोर्ट में, तो डैट मीन्स एडिनोमायोसिस या फिर एंडोमेट्रियोसिस जो भी प्रॉब्लम है आपको वो रिपोर्ट में मेंशन आ जाती है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि हिस्टेरेक्टमी कर देते थे, यानी यूट्रस को हटा देते थे।
अभी के समय में बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, जैसे हार्मोनल पिल्स आ गई या फिर हार्मोनल मेडिकेशंस होती हैं जिसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। आयुर्वेद में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, 100% इसका ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो हम एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिससे जो पेशेंट है उसमें हम ये बोलें कि उसका जो तीनों दोष में जो इम्बैलेंस हो गया है उसको बैलेंस करते हैं। पहले अगर वात बढ़ा हुआ है तो उस पर ध्यान देते हैं, पित्त कफ जो भी दोष बढ़ा हुआ है तो हम उस पर पहले ध्यान देते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। उसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम है वो फ्लो में भी आ रही है, फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेन भी हो रहा है, क्लॉटिंग भी हो रही है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस देते हैं जो कि पेशेंट्स के तीनों दोष पे काम करें। और जो वो लेयर जो अंदर बन रही है, यानी जो सेकंड लेयर में बन रही है, वहाँ पे जो उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो ऐसे उसमें हम ऑयल भी देते हैं मसाज के लिए, और कुछ पाउडर कॉम्बिनेशन भी होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वहाँ पे दोष इकट्ठा हो गया है, दोष की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो वो कम होगा, और जो एक्यूमुलेशन हो गई है वहाँ पे जो लेयर्स की, जो छोटे छोटे एंडोमेट्रियल सेल्स हैं उसकी वजह से जो एक्यूमुलेशन हो गई है, तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, यानी वो सूखने लग जाता है वहाँ से। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यूट्रस का साइज़ भी अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि इट्स नॉट मैजिकल, ऐसा कोई यहाँ पे मैजिक नहीं होता कि आप 1 महीने दवाई खा रहे हो और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम 3 से 6 महीने रेगुलर कंटिन्यूसली आपको मेडिसिन लेनी है, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। तो आप ये बिल्कुल मत सोच के आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए कि हम 1 महीने मेडिसिन लेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको 3 to 6 मंथ्स मेडिसिन कंटिन्यू लेनी है, लेकिन इस मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लग जाएगी। हाँ, आपको अगर जैसे कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, तो आपकी जो पीरियड्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको जो पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे सिम्टम्स एक एक करके कम होने लग जाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको पीरियड्स के टाइम में, जिसकी वजह से आपको एडमिट होना पड़ रहा है, तो जो ऐसे सिम्टम्स हैं ये धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे सिम्टम्स कम होंगे तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी। तो इसीलिए अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको मैंने बताया कि एडिनोमायोसिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या है, और इसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं, और इसका आयुर्वेद में उपचार संभव है या नहीं है। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।